नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अब एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और ये सीरीज़ है प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, इंडिया के जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनके लिए। और मेरा रीज़न इस सीरीज़ को लॉन्च करने का ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी खरीदी है। पिछले 7-8 महीने में उसका ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और अब जाके मुझे पोजेसन उस प्रॉपर्टी का मिला है। तो जब मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा था, फर्स्ट टाइम मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि कोई ऐसे ब्लॉग या कोई ऐसी वीडियोस मिले जिसमें एक गाइड हो जो आपको बताए कि भैया ये प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी जाती है। क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर इतना अच्छा है नहीं, प्लस प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और हर आदमी चाहता है कि ये इन्वेस्टमेंट वो बहुत सोच समझ के करे, क्योंकि इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है। तो ये ही विचार मेरे दिमाग में था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है नहीं जो लोगों को गाइड करता है कैसे प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए अपने एक्सपीरियंस पे, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसके ऊपर, और ये बताया जाए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें मैंने करी और कैसे आप भी अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदनी है, तो आप इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। पहले तो बिल्डर्स जो हैं उनका भरोसा नहीं होता है, कभी वो टाइम पे नहीं मिलता है, आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके ऊपर लगा देता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है और काफ़ी टेंशन भरा काम होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कॉशन बरता जाए प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। और अगर आप ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी परचेज़ का जो साइकिल होगा वो बहुत स्मूथ रहेगा, मुझे उम्मीद है। तो 10 सिंपल स्टेप्स टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, कैसे इंडिया में आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। मेरे 2 बेसिक अजम्पशन हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये क्योंकि मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहा हूँ, अर्निंग क्लास लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जो 2 मेरे बेसिक अजम्पशन है, पहला अजम्पशन ये है कि आप जो प्रॉपर्टी है वो पूरा वाइट पैसे से ख़रीद रहे हैं, उसमें कुछ भी ब्लैक पैसा आप नहीं डाल रहे। और दूसरा, मैं फिर से इस वीडियो को एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप हाउस लोन लेंगे, आप घर का लोन लेंगे। तो ये 2 मेरे बेसिक अजम्पशन है इन 10 स्टेप्स में। अगर ये आपको नहीं भी अप्लाई करते हैं तो भी मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पहला स्टेप, आपने सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि अपना दिमाग बनाना, अपना माइंड सेट करना कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि दिमाग उस लेवल में पहुंचाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अपना दिमाग बनाइए कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद अपना बजट डिफाइन करें कि कितने की प्रॉपर्टी आपको लेनी है। अब बजट में भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि प्रॉपर्टी आपको कब लेनी है, इमीडिएट चाहिए, 1 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने बजट में कंसिडरेशन में लानी पड़ेंगी। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डाउन पेमेंट कलेक्ट करना शुरू करना होगा। तो डाउन पेमेंट जो है, मतलब डाउन पेमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप होम लोन में लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वो पैसा होता है जो आप अपनी खुद की जेब से देते हैं, जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है, और बाकी पैसा आप लोन पे लेते हैं। तो नॉर्मली बैंक का थंब रूल ये रहता है कि 20 से 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो होता है घर का, वो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है और 75 से 80% आपको लोन मिल जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 50 लाख का घर ले रहे हैं तो 10 से 13 लाख रुपए आपके पास जमा पूंजी होनी चाहिए, ताकि आप उसका डाउन पेमेंट कर सकें और फिर बाकी पैसे बैंक देगा। और ये कैसे चलता है ये भी आपको बताता हूँ। तो इसमें कई ऑप्शंस बैंक रखते हैं। एक ऑप्शन होता है 10-80-10। तो बेसिकली आप 10% डाउन पेमेंट अभी कर दीजिए, 50 लाख के मकान में 5 लाख का डाउन पेमेंट अभी कर दीजिए। उसके बाद अगला 40 लाख बैंक पे करेगा जब भी इसको करना होगा, जब भी बिल्डर आपसे पैसा मांगेगा। और फिर आखिरी 5% फिर से आपको पोजीशन मिलेगा तब आप पे करेंगे। तो एक ऑप्शन ये होता है। कई बैंक ये ऑप्शन करते हैं कि बोलते हैं कि आप 20% पहले अपना पैसा पूरा दे दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आपकी किस्तें आती रहेंगी, जब बिल्डर आपसे पैसा मांगते रहेगा तो हम आपको देते रहेंगे। बजट डिफाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नॉर्मली बैंक एक थंब रूल फॉलो करते हैं कि आपकी जो मंथली टेक होम सैलरी है उसका 60 गुना आपका लोन अप्रूव होगा। तो ये एक थंब रूल फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए आपकी टेक होम सैलरी 50,000 रुपये है, तो आप 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
इसमें एक कैच ये है कि अगर आप जॉइंट ओनर्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं जो दोनों मिलकर लोन लेते हैं, तो दोनों की सैलरी जुड़ जाएगी। तो अगर 50,000 रुपये आपके हस्बैंड और 50,000 रुपये वाइफ कमा रही है, तो दोनों की सैलरी 1 लाख रुपये हो जाएगी और फिर वो 60 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको जब आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा आ गया, आपका बजट सेट हो गया, तो आपको ये देखना है कि आपको एक सही बिल्डर सेलेक्ट करना है, एक सही लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है और आपको एक सही प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। तो ये तो है, ये सर्च का काम होता है। आप जाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑफलाइन सर्च कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, किसी ब्रोकर से पूछिए, कॉमनर फ्लोर जैसी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देखिए, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि जो बिल्डर है इसकी रेटिंग क्या है, कितना ये टाइम पे प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, सिमिलरली प्रॉपर्टी की लोकेलिटी क्या है, उसके आसपास क्या है, ये आप जाके भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और प्रॉपर्टी के बारे में आप खुद जान सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की चॉइस कैसी है, कि आपको एक हाई राइज बिल्डिंग चाहिए, आपको क्या स्विमिंग पूल और ये सब फैसिलिटीज़ चाहिए, या आपको एक नॉर्मल बिल्डिंग चाहिए, या आपको इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर चाहिए। तो वो सब कुछ आपको इस स्टेप में करना चाहिए आफ्टर यू हैव कलेक्टेड योर डाउन पेमेंट मनी। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी, वहाँ जाइए और फर्स्ट डिस्कशन वहाँ पर कीजिए और उनसे आपको क्या पूछना है। पहली विजिट में ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। आप फ्लैट देख के आइए, अगर फ्लैट बना हुआ नहीं है तो मॉडल फ्लैट देख के आइए, मॉडल फ्लैट भी नहीं बना है तो एटलीस्ट प्लान देख के आइए। तो ये ज़रूर देख के आए। उसके बाद प्राइसिंग जो है फ्लैट की वो समझ लें, क्योंकि कई बिल्डर जो होते हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं 50 लाख रुपए एज स्टार्टिंग प्राइस, बट 50 लाख रुपए उनका बेस प्राइस होता है, उसके ऊपर वो एमिनिटीज़ के लिए अलग से चार्ज करते हैं। उसके अलावा टैक्सेस होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होता है 10% 14%, वो अलग से चार्ज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 50 लाख का मकान लेते हैं, लेकिन वो ये सब टैक्स और ओवरऑल चार्जेस मिला के 60-65 लाख का हो जाता है। तो प्राइसिंग बहुत अच्छे से समझ लीजिए बिल्डर से कि फाइनल आपको कितना पैसा देना होगा। पेमेंट शेड्यूल आप समझ लीजिए कि कैसे पेमेंट होगा। अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ऐसा नहीं होता कि आप सारा पैसा लमसम में दे देते हैं एक साथ। उसमें एक शेड्यूल होता है कि जैसे अग्रीमेंट के टाइम पे आप 10% पैसा देंगे या 20% पैसा देंगे। उसके बाद हर फ्लोर, अगर मान लीजिए एक हाई राइज बिल्डिंग है 10 माले की, तो हर फ्लोर के बनने पे आप 5-5% पैसा देंगे। फिर अंदर से टाइल्स लग जाएंगी तो आप कितना % पैसा देंगे। तो इस तरीके से बिल्डर के ऊपर ही प्रेशर रहता है कि इसको जल्दी जल्दी बिल्डिंग पूरी करनी है, क्योंकि अगर जब तक वो पूरी नहीं करेगा उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। और आप भी निश्चिंत रहते हैं कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस के हिसाब से ही आप अपना पैसा जो है वो बिल्डर को दे रहे हैं। तो एक एडवाइस ये है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे ही आप जाएं। लमसम पैसा या बिल्डर जहाँ फिक्स डेट में आपसे पैसा मांगता है उस टेक्निक से ना जाएं, क्योंकि उस टेक्निक में काफ़ी पैसा फंसने का डर रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ बिल्डर से समझ लें कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक सेलिंग पॉइंट भी होता है कि वो कुछ बैंकों से प्री अप्रूव्ड होती है। मतलब उस बिल्डिंग का लोन प्रोसेस करने में बैंक कुछ पंगे नहीं करेगा। बैंक ने खुद उसका लीगल वेरिफिकेशन किया हुआ है और उसको पता है प्रॉपर्टी क्लियर है और वो इसका लोन फटाफट प्रोसेस कर देगा। तो ये पता कर ले किस बैंक से प्री अप्रूव्ड है। और इसमें एक बहुत बढ़िया थंब रूल है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी SBI या LIC से प्री अप्रूव्ड है, जो सरकारी कंपनी है उनसे अगर प्री अप्रूव्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा लीगल वेरिफिकेशन SBI ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। उसके अलावा आप कुछ लीगल इंक्वायरीज पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के कितने ओनर्स हैं, कितने लोगों की ज़मीन मिला के ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस टाइप की जो लीगल इंक्वायरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। और वैसे भी आफ्टर आप बुक कर देंगे फ्लैट को तो वो लीगल डॉक्यूमेंट आपको देगा, वो हम आगे कवर करेंगे। आपने ये डिस्कशंस काफ़ी सारे लोगों के साथ किया, मान लीजिए 8-10 बिल्डर्स के साथ आपने डिस्कशन किया। उसके बाद आप इवेल्युएट करें सारे ऑप्शंस को और एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज करें जो आपके बजट, लोकेलिटी, बिल्डर की रेपुटेशन पे सूट करती है। दोस्तों से बात करें, उनसे पूछें उनको क्या लगता है। जो लोग ऑलरेडी उन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पर अभी भी मकान बुक किया है, उन लोगों से कनेक्ट करिए। वो लोग भी आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़। 5वां स्टेप, अब आपने एक बिल्डर फाइनल कर लिया, आपने एक बिल्डिंग फाइनल कर ली, आपने एक फ्लैट फाइनल कर लिया। आप वापस जाइए और अब आपको वहाँ जाके नेगोशिएशन और बुकिंग करनी है। नेगोशिएशन करिए प्राइस पे, पर स्क्वायर फीट रेट पे, छोटी मोटी चीज़ों में नेगोशिएशन करिए। आराम से बिल्डर
3 से 4% डिस्काउंट बहुत आसानी से दे देते हैं। बड़ा बिल्डर होगा तो नहीं देगा, लेकिन मीडियम लेवल का बिल्डर 10% तक भी डिस्काउंट दे सकता है। और ये फाइनल प्राइस करने के बाद आपको एक टोकन अमाउंट देना होगा, तो वो टोकन अमाउंट आप उनको दे आइए। लेकिन उससे पहले प्राइस पे नेगोशिएट करिए और पेमेंट टर्म्स में नेगोशिएट करिए। जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी है, तो उसमें आप काफ़ी सारा पेमेंट टुवर्ड्स द एंड रख सकते हैं। अगर छोटा बिल्डर है तो वो कई बार ऐसा बोलता है कि मेरे को आप 50% पेमेंट अभी करो और 50% पेमेंट पोजीशन पे करना, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जबकि बड़ा बिल्डर है वो पोजीशन से पहले ही आपसे 90% 95% पैसा ले लेता है और सिर्फ 5% पैसा वो पोजीशन के टाइम के लिए रखता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर कर लीजिए, पेमेंट टर्म्स और प्राइस नेगोशिएट कर लीजिए। और अगर सब कुछ सही रहता है तो एक टोकन बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। अब ये टोकन बुकिंग अमाउंट भी बाय बिल्डर डिफर करता है, ये 10,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक हो सकता है। तो जहाँ भी पॉसिबल है बिल्डर को कम से कम 15 दिन का पोस्ट डेटेड चेक दें। और मैं बताऊँगा आपको क्यों देना है, क्योंकि उन 15 दिन में आप लीगल इंक्वायरीज कर सकते हैं और अपना लोन भी प्री अप्रूव करा सकते हैं। तो ये करने के बाद बैंक एजेंट जो है, जो बैंक एजेंट बिल्डर की पहचान का है, आपके पसंद के बैंक का है, उसका कांटेक्ट बिल्डर से ले लें और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बिल्डर से ले लें। छठा स्टेप, सबसे पहले आप जाएं और वो डॉक्यूमेंट किसी लॉयर से वेरीफाई कराएं। नॉर्मली लॉयर जो है वो 5,000 रुपये लेते हैं इसको वेरीफाई करने के। छोटे शहरों में और कम लेते होंगे, मेट्रोज़ में आप जाएंगे 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लॉयर ने वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन पास कर देगा तो आपको प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट साथ साथ आपको एक और काम करना चाहिए, बिफोर द अग्रीमेंट एंड आफ्टर पेइंग द बुकिंग अमाउंट, आपको अपना लोन जो है वो बैंक से प्री अप्रूव करा लेना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें बैंक में आपको कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि लोन जो है वो सैंक्शन होता है अग्रीमेंट होने के बाद। अभी आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ बुकिंग करी है। बुकिंग करने के बाद बिल्डर नॉर्मली 1 महीने का टाइम देता है अग्रीमेंट करने के लिए। तो उस 1 महीने में आप अपने लॉयर से लीगल वेरिफिकेशन करा लीजिए और अपना लोन प्री अप्रूव करा लीजिए। तो प्री अप्रूवल क्या है, बैंक में आपको अपनी सैलरी स्लिप्स और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, वो आपको एजेंट आपको बताएगा। वो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करिए और बैंक से पता कर लीजिए कि भाई साहब आप हमें लोन देंगे तो सही ना, मेरे को 40 लाख का लोन चाहिए, आप दोगे तो सही। तो बैंक आपको एक लेटर इशू करेगा, इन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन योर इनकम वी आर गोइंग टू गिव यू अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़। ये लेटर आपको बैंक इशू कर देगा। लेकिन बैंक साथ में ये बोलेगा, लेकिन फाइनल जो है वो सैंक्शन वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे टेस्ट में पास होती है या नहीं होती है। 8वां स्टेप, 1 महीना हो जाएगा टोकन देने के बाद, तो जाइए और सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बना लीजिए बिल्डर के साथ। जब सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनेगा, कुछ अमाउंट सेल का होगा, लैंड जो आपको सेल कर रहा है, और कुछ अमाउंट कंस्ट्रक्शन का होगा। ये तब होगा जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए 20 लाख रुपए लैंड का कॉस्ट होगा, 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होगा उसके ऊपर। लेकिन अगर पूरी बनी बनाई प्रॉपर्टी है तो पूरा का पूरा सेल एग्रीमेंट होगा, फिर कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट वहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ सेल एग्रीमेंट होगा। अगर आप बनी बनाई प्रॉपर्टी है सीधे मूव इन हो रहे हैं, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन इस एग्रीमेंट का कराना होगा, वो बिल्डर ही नॉर्मली करा देता है। अगर छोटा बिल्डर है तो वो कोई एजेंट लेके आएगा जो ये आपसे करवाएगा। तो एग्रीमेंट के साथ साथ आपको डाउन पेमेंट के चेक बिल्डर को देने होंगे। ध्यान रहे सारा पेमेंट चेक में करें, क्योंकि आप वाइट में पैसा दे रहे हैं, कुछ भी पैसा कैश में ना दें बिल्डर को। एग्रीमेंट होने के बाद 9वां स्टेप ये है कि आप अपने बैंक के पास जाइए एग्रीमेंट लेकर के, क्योंकि एग्रीमेंट मिलने के बाद ही बैंक जो है वो लोन सैंक्शन करेगा। तो एग्रीमेंट लेकर के बैंक के पास जाइए एजेंट के साथ। 1 दिन का प्रोसेस होता है, बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देगा। और फिर जो अभी आपका पेमेंट शेड्यूल अग्री हुआ है बिल्डर के साथ, तो बिल्डर जब भी डिमांड नोट भेजेगा, लेटर भेजेगा, वो लेटर अपने बैंक को भेज दीजिए और बोलिए कि हाँ ये पैसा रिलीज़ कर दीजिए। तो वो पैसा बैंक बिल्डर को सीधे सीधे रिलीज़ कर देगा। इस तरीके से आपकी सारी पेमेंट बिल्डर को होती रहेंगी। जो आखिरी स्टेप है, जो 10वां स्टेप है, वो है सेल डीड रजिस्ट्रेशन। अब ये ध्यान रखिए, आपने जब एग्रीमेंट किया था तो वो सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट था, अभी सेल डीड रजिस्ट्रेशन है। एग्रीमेंट बोलता है कि हम लोग के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन करेगा और मेरे को बेचेगा और उसके बदले में मैं उनको इतना पैसा दूंगा। सेल डीड बोलती है कि मैंने ये कंस्ट्रक्शन करा और बेच दिया
और इनसे मुझे इतना पैसा मिल चुका है। तो सेल डीड इज़ अ क्लोजर टू द अग्रीमेंट। तो सेल डीड जो है वो आपको रजिस्टर करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो डिफ़र करती है हर स्टेट की। दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड करते हैं उसके बाद ही जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, जो फाइनल डिसबर्समेंट है आपके पेमेंट की, वो बैंक तभी करता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको बिल्डर जो है वो या तो रजिस्ट्रेशन के दिन ही, या कुछ बिल्डर कुछ 15-20 दिन बाद आपको चाबी पकड़ा देंगे घर की और आप अपने घर पे मूव इन कर सकते हैं। तो ये वो 10 स्टेप थे जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी लोगों के लिए जो बिल्कुल क्लूलेस है प्रॉपर्टी कैसा ख़रीदना है, बट उनको मन है प्रॉपर्टी ख़रीदने का। तो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का यही तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रॉपर्टी के बारे में, मैं पूरी तरीके से क्लियर करूँगा। मैंने रिसेंटली प्रॉपर्टी खरीदी है तो मेरे को भी बहुत आइडिया है अभी, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। और साथ ही साथ अगर आपको और किसी टॉपिक पे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो